क्लास हम लोगों को क्या करना है, ये जो दो सेल हमारे पास हैं E1 एंड E2, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। मतलब इन दोनों सेल्स के बदले में मैं कितने सेल कंसीडर करूँगा, एक सेल। ये दोनों सेल मिलकर किसी एक्सटर्नल सर्किट से मान लो कितना करंट पास करा रहे हैं, आई। ठीक है, यहाँ पर कितना करंट पास करा रहे हैं ये लोग, दोनों सेल मिलकर आई करंट पास करा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर मैं एक अकेला सेल कंसीडर कर लूँ, इस तरह से एक अकेला सेल अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आर इफेक्टिव बोल दिया, और ईएमएफ ई इफेक्टिव बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी। तो ये अकेला भी कितना करंट ड्रॉ करेगा क्लास, आई करंट। ध्यान से देखो, ये दोनों सेल ने मिलकर, मान लो यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ लिया इस तरह से, तो इन दोनों सेल ने इस एक्सटर्नल रजिस्टर से कितना करंट पास कराया, आई। तो इस अकेले को भी अगर मैंने एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिया तो इस अकेले ने भी सर्किट से कितना करंट पास कराया, आई। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट, इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंट है। इसलिए मैंने इसका नाम ईएमएफ का ई इफेक्टिव रख दिया और रेजिस्टेंस का नाम आर इफेक्टिव रख दिया। ठीक है क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, अगली बार बी और सी के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे। इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल, और एक इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल। और हम तीन इक्वेशंस बनाएंगे और उन तीन की हेल्प से हम लोग ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए से चलकर मैं बी जाता हूँ, देखो करंट का आना जाना, आना जाना, जिस पॉइंट से करंट एंटर करता है पॉजिटिव, जिस पॉइंट से करंट लीव करता है नेगेटिव। ऐसे ही जिस पॉइंट से एंटर करता है पॉजिटिव, जिस पॉइंट से लीव करता है नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए से चलकर बी तक जाऊँ तो कैसे लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा वी ए, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास में, माइनस, तो माइनस का E1। उसके बाद में माइनस से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस, प्लस का क्या लिखूंगा मैं, आई टाइम्स ऑफ R1। और मैं कहाँ तक पहुँच गया, VB। तो यहाँ से अगर मैं VA माइनस VB फाइंड करूँ तो मिल जाएगा मुझे E1 माइनस आई टाइम्स ऑफ R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं फिर से B पॉइंट से चलकर C पॉइंट तक जाता हूँ तो मैं VB लिखूंगा। उसके बाद में B से किधर जा रहा हूँ देखो, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस, तो मैं माइनस का E2 लिखूंगा। उसके बाद में फर्दर माइनस से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस, IR2 लिखूंगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा क्लास, VC के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं VB माइनस VC निकाल लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा E2 माइनस आई टाइम्स ऑफ R2, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। फिर उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम में अगर मैं फिर से A से चलकर B जाऊँ तो क्या लिखूंगा, VA, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास में, माइनस, ई इफेक्टिव। फिर उसके बाद में माइनस से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस, आई इंटू आर इफेक्टिव। और मैं कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट के पास। तो मैं लिखूँगा वी ए माइनस वी बी विल बी ई इफेक्टिव माइनस आई टाइम्स ऑफ आर इफेक्टिव। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। क्लास क्या मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा मुझे, देखो मुझे मिलेगा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, किसके बराबर मिलेगा, ई वन माइनस आई टाइम्स ऑफ आर वन प्लस ई टू माइनस आई टाइम्स ऑफ आर टू। ठीक है क्लास। तो यहाँ से वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा। एक बात नोटिस करो, यहाँ पर बी पॉइंट लिखूंगा मैं, सी पॉइंट लिखूंगा,
सी पॉइंट बताया क्यों नहीं पहले? तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दैट इज़ पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो ये आएगा हमारा वी ए माइनस वी सी। ठीक है क्लास, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी ए माइनस वी सी, ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन ले लिया, आर वन प्लस आर टू। ठीक लिख रहा हूँ क्लास में? तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ कह दूँ और इक्वेशन नंबर फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड लिख रहा हूँ मैं फिर से, ध्यान से देखो, वी ए माइनस वी सी ई इफेक्टिव माइनस आई टाइम्स ऑफ आर इफेक्टिव, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो एलएचएस तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ई इफेक्टिव किसके बराबर होगा? ई इफेक्टिव बराबर होगा ई वन प्लस ई टू। तो हम बोल सकते हैं हेंस ई इफेक्टिव का वैल्यू बराबर हो जाएगा हमारा ई वन प्लस ई टू के। और अगर कोई पूछे आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर वन प्लस आर टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना क्लास? तो हमने ई इफेक्टिव भी फाइंड कर लिया और आर इफेक्टिव भी फाइंड कर लिया। आर इफेक्टिव के बारे में तो एक बात बहुत वैसे भी समझ में आ रही थी हमें, सिंपल, ये दोनों रजिस्टर हमारे सीरीज में थे। देखो ध्यान से, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू क्या है? सेम। तो आर इफेक्टिव तो वैसे भी आर वन प्लस आर टू आना था। ठीक है, और अगर ई इफेक्टिव निकालना है तुम्हें तो सिंपली ई वन में क्या ऐड कर दो? ई टू। ठीक है क्लास, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग ऐसा बोलें, नोट बना के लिख सकते हैं हम इसको, अगर मान लो मेरे पास इस तरह से बहुत सारे सेल कनेक्ट हों, कितने नंबर ऑफ सेल कनेक्ट है मेरे पास? एन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ई वन आर वन, ई टू आर टू, ई थ्री आर थ्री, फाइनली ई एन आर एन। अब क्लास देखो, मुझे क्या करना है, ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये लास्ट पॉइंट मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं इन सब के बदले में एक सेल बना लूँ तो वो कैसा दिखेगा? वो हमारा ऐसा दिखेगा। इसको हम बोलेंगे ई इफेक्टिव, इसको हम बोलेंगे आर इफेक्टिव। ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा और ये फाइनल पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब क्लास अगर मैं तुमसे यहाँ ई इफेक्टिव की वैल्यू पूछूँ तो क्या लिखोगे? ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, कहाँ तक? ई एन। और आर एन तक। ठीक है क्लास, अब इसमें सोचो, अगर ये सभी सेल, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, ये सब एक जैसे हो जाए, तो उस केस में ई वन ई टू ई थ्री ये सब किसके बराबर हो जाएगा? एंड सो ऑन ई एन किसके बराबर हो जाएगा? ई के मान लिया मैंने। और ये किसके बराबर? आर के बराबर। तो ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी क्लास? नाउ व्हाट विल बी ई इफेक्टिव? ई इफेक्टिव विल बी एन टाइम्स ऑफ ई। अरे ऐसे लिखोगे ना, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कहाँ तक? एन तक। और ऐसे ही आर इफेक्टिव कितना आएगा क्लास? हाँ, एन टाइम्स ऑफ आर। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है अगर हमारे आइडेंटिकल होंगे। ठीक है क्लास, एक बात। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये याद रखनी है कि इफ एनी ऑफ द सेल is connected with opposite polarity, ये ऑपोजिट पोलैरिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, देखो मेरे पास दो सेल हो, एक का नाम, सॉरी, सेल ई वन आर वन और दूसरे का नाम हमारे पास दैट इज ई टू आर टू। ठीक है क्लास, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। क्लास इस केस में जब तुम ई इफेक्टिव लिखोगे सो यू विल राइट ई वन प्लस माइनस टाइम्स ऑफ ई टू। ऐसा क्यों करा क्लास मैंने?
ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट पॉजिटिव से निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो लेफ्ट साइड जा रहा है। लेकिन यहाँ पर करंट जब पॉजिटिव साइड से निकलेगा तो किधर जा रहा है, राइट साइड। का मतलब ये वाला सेल ऑपोजिट पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है, या दोनों सेल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे जुड़े हुए हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी। तो किसी एक सेल को तुम्हें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर E2 को कैसे ऐड करा है, माइनस टाइम्स ऑफ E2। तो यहाँ पर जब मैं E इफेक्टिव लिखूंगा वो होगा E1 माइनस E2। लेकिन R इफेक्टिव लिखते वक्त कोई माइनस नहीं लगाना है, दैट इज R1 प्लस R2, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं होता। कभी तुम सोचो सर कि R1 माइनस R2 लिख लेंगे हम, ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो कोई माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन जब इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मान लो ऐसा हो जाए हमारे पास कि हमारे पास n सेल है। कितने सेल है क्लास हमारे पास, n सेल है, सबका ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है क्लास, और हमारे पास m सेल ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं, तो E इफेक्टिव क्या लिखवाओगे बताओ। तो क्लास, हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लिखवाएंगे NE माइनस M टाइम्स ऑफ E। ठीक है क्लास, देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मान लो ये n मेरे 5 है, यहाँ पर कितने सेल लगे हुए हैं मेरे पास, 5 सेल लगे हुए हैं ऐसे, और उसमें से 2 अपोजिट लगे हुए हैं, 3 तो ठीक है, 2 हमारे कैसे लगे हुए हैं, ऑपोजिट लगे हुए हैं। देखो ये ध्यान से, सबका ईएमएफ कितना है क्लास, E। ठीक, अब जब देखो मैं E इफेक्टिव निकालूंगा तो इन तीनों को तो पॉजिटिव लिखूंगा, क्लास बात समझ में आ रही है, और इन दोनों को क्या लिखूंगा, नेगेटिव। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा कितना, E। तो तुम यहाँ पर एक बात को नोटिस करो, एक अपोजिट पोलैरिटी वाला एक को और लेके चला गया अपने साथ, खुद तो डूबा ही, इसको भी डूब दिया। तभी तो कहते हैं कि मतलब जो, अगर कोई बच्चा मौज मस्ती कर रहा है पूरे साल और तुम भी उसके साथ दोस्ती करोगे तो वो तो खुद तो डूबेगा ही, साथ में एक को और लेके डूबेगा। नहीं आ रही बात समझ में। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये एक पॉजिटिव वाले को ख़त्म कर गया, कैंसिल कर गया। तो तुम्हें लग रहा है 2 का लॉस है, लॉस 2 का नहीं है, लॉस कितने का हो रहा है टोटल, 4 का। तो इसका मतलब यहाँ पर m टाइम्स ऑफ E नहीं लिखवाओगे, क्या लिखवाओगे क्लास, 2m टाइम्स ऑफ E। देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, E इफेक्टिव बराबर मैंने क्या बोला, n माइनस 2m टाइम्स ऑफ E, E कॉमन ले लो। इस एग्जाम्पल में हमारे m कितने, n कितना था हमारा 5, और m कितने थे अपोजिट पोलैरिटी वाले, 2। जरा 5 में से 4 माइनस करो, E बचेगा। देखो कितना बच रहा है क्लास, E बच रहा है खाली, ये देखो E बच रहा है। तो इसका मतलब अगर n सेल हमारे हैं टोटल आइडेंटिकल और m सेल हमारे ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ हैं, तो जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा उसमें m सेल का नुकसान नहीं होगा हमारा, कितना होगा, 2। हम इस तरह से ई इफेक्टिव लिखेंगे। तो इस बात को याद रखना है कि जब मैं ई इफेक्टिव लिखूंगा इस केस में, तो मैं लिखूंगा n माइनस 2 टाइम्स ऑफ m ई। ठीक है, और आर इफेक्टिव क्या लिखेंगे क्लास हम लोग, आर इफेक्टिव वही रहेगा हमारा n टाइम्स ऑफ आर। ठीक है क्लास, अगर ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रजिस्टर जोड़ते हैं ना इससे कैपिटल आर, तो अगर एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में अगर सेल को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो तुम्हें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, देखो अब हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल के कब ड्रॉ होगा। n नंबर ऑफ सेल हैं हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं किसी एक्सटर्नल रजिस्टर R से, और हमें ये फाइंड करना है कि किस कंडीशन में इन सेल से जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा,
मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि हमारे पास n सेल कनेक्ट है, इस तरह से देखो। ठीक है क्लास, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर क्लास इस पूरे डायग्राम का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा एक सेल से। ठीक है, उस सेल का ईएमएफ क्या बोलूँगा मैं, ई इफेक्टिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलूँगा मैं, आर इफेक्टिव। और ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैपिटल आर। तो करंट कितना ड्रॉ करा इसने भी, कैपिटल आई। तो क्लास ई इफेक्टिव का वैल्यू क्या लिखवाओगे, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ई इफेक्टिव, दैट इज ई प्लस कहाँ तक, एन टाइम्स तक। तो व्हाट विल बी ई इफेक्टिव, एन टाइम्स ऑफ ई, एंड व्हाट विल बी आर इफेक्टिव, एन टाइम्स ऑफ आर। ठीक है क्लास, अगर क्लास मैं यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आई आर। अब ये बताओ ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ये दोनों जो रेजिस्टर हैं ये सीरीज में है पैरेलल में, जल्दी बताओ। सीरीज में है, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू क्या है, सेम। लिखेंगे आर प्लस आर इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा क्लास, इट विल बी ई इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव। ई इफेक्टिव कितना है हमारा, एन टाइम्स ऑफ ई है, आर प्लस व्हाट इज आर इफेक्टिव, एन टाइम्स। तो अगर मैं अपनी आई की इक्वेशन लिखूं तो वो बनेगी हमारा एन टाइम्स ऑफ ई आर प्लस एन आर। अब क्लास ध्यान से देखो, अगर मैं पहला केस डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए किससे, एन आर से। यहाँ पर आर कौन है क्लास, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द वेरी गुड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इस केस में मैं एन आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो आई की इक्वेशन हो जाएगी एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है क्लास, ठीक। अगर सेकंड केस में मैं बोलता हूँ कि एन आर, एन आर का मतलब है हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूँ, एन आर बहुत ज़्यादा हो जाए कैपिटल आर से, तो उस केस में मैं कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एन टाइम्स ऑफ ई, एन टाइम्स ऑफ आर। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर। ठीक है क्लास, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा करंट मिल रहा है हमें वो एन टाइम्स मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मुझे करंट मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करने की, कंडीशन ये हो गई जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल से बहुत ज़्यादा होगा, तो जो सर्किट में करंट आएगा वो एन टाइम्स होगा ई अपॉन कैपिटल आर का। मेरी बात समझ रहे हो, एन टाइम्स होगा ई अपॉन आर का। तो करंट की वैल्यू मिनिमम होगी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ठीक है, देखो क्लास, इस न्यूमेरिकल में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड करंट फ्रॉम दिस 11 ओम रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और तीनों सेल हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हैं, लेकिन ये 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट के कंपैरिजन में 2 वोल्ट हमारा रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट है, ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। तो जब हम ई इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस 2 वोल्ट को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमें अब करना क्या है, इन तीनों के बदले में एक सेल कंसीडर करना है जिसका ईएमएफ होगा हमारा ई इफेक्टिव और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हमारा आर इफेक्टिव। ठीक है, ओके क्लास, सो ई इफेक्टिव की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सो ई इफेक्टिव विल बी दैट इज़ E1 प्लस E2 प्लस माइनस का E3, so it will be 4 plus 6 minus 2, so it will be 8 volt,
करेक्ट क्लास। और आर इफेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों रजिस्टर हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो इट विल बी 2 + 1 = 5 ओम। ठीक है, तो करंट का इक्वेशन क्या होता है क्लास हमारा, I = E इफेक्टिव अपॉन कैपिटल R + R इफेक्टिव। ठीक है, E इफेक्टिव क्लास यहाँ पे हमारा कितना है 8, कैपिटल R कितना है 11 और R इफेक्टिव कितना है 5। तो यहाँ से क्लास हमें मिलेगा 8/16 दैट इज़ 1/2 एम्पियर। ठीक है क्लास, ये हमारा आंसर आ जाएगा।